महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा में अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही थी। इसी दौरान दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं। छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं। मुख्यमंत्री से पूछे कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वहां आरएसएस का मुख्यालय है। यहां डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार विफल हो गई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप चाहें तो उसकी यानी औरंगजेब की कब्र हटा सकते हैं, लेकिन उस दौरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बुलाएं। बता दें, ठाकरे ने बड़ा दांव खेला है। मालूम हो कि मोदी सरकार नीतीश और नायडू की बैसाखी पर चल रही है और दोनों ही नेताओं की पार्टियां सेकुलर वोट बैंक रखती हैं। माइनॉरिटी का वोट भी उनको खुलकर मिलता है और उद्धव ने कमजोर नस पर हमला कर दिया है। नागपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आ गया है। उन्होंने आरएसएस से जुड़े संगठनों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शनों का बचाव किया। उन्होंने कहा यह हिंसा साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि नागपुर में हुई हिंसा इस अफवाह के कारण भड़की थी कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान एक पवित्र पुस्तक का अपमान किया गया। ये एक सुनियोजित घटना लगती है। उन्होंने ये बातें महाराष्ट्र विधानसभा में की। बता दें, सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 200 से ज्यादा सदस्यों ने शहर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर मुगल बादशाह का पुतला जलाया, लेकिन इस घटना से एक पवित्र पुस्तक के अपमान की अफवाह फैल गई। हिंसा भड़कने के कारण 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहनों को आग लगा दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए नागपुर हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा का जिक्र किया और कहा कि फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। सीएम ने विधानसभा में नागपुर हिंसा पर बोलते हुए कहा, यह हिंसक घटना और दंगे पहले से ही योजनाबद्ध प्रतीत होते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने सोमवार देर रात मध्य नागपुर में हुई हिंसक झड़पों को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए आदित्य ने आरोप लगाया कि मुझे लगता है कि भाजपा महाराष्ट्र को अगला मणिपुर बनाना चाहती है। जब नागपुर में हिंसा फैल रही थी तब सीएमओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। भारत के पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल को ज्वाइन किया है। इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल दुनिया के कुछ ही नेता मौजूद हैं। ट्रुथ सोशल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पीएम मोदी ने अपने पहले पोस्ट में ट्रंप के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर साल 2019 के उनके अमेरिकी दौरे के दौरान टेक्सास के ह्यूस्टन में ली गई थी। पीएम मोदी ने लिखा है कि वो ट्रुथ सोशल पर आकर खुशी महसूस कर रहे हैं। ट्रंप ने फरवरी 2022 में ट्रुथ सोशल की शुरुआत की थी, जब वो बाइडेन से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में हार चुके थे। उस वक्त उनके लिए तात्कालिक तौर पर ट्विटर और फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी गई थी। इन प्लेटफॉर्म्स ने ट्रंप पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पीएम मोदी के उस इंटरव्यू का लिंक शेयर किया था जो लेक्स फ्रीडमैन ने लिया था। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए। एस जयशंकर ने इस मौके पर खास तौर पर कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस देश के हिस्से पर सबसे लंबे समय से किसी देश में दूसरे देश ने कब्जा कर रखा है वो भारत का कश्मीर है। एस जयशंकर ने कहा, हम कश्मीर पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र गए थे, लेकिन उसे एक विवाद बना दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए दोषी कौन थे? ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जब पश्चिमी देश अन्य देशों में जाते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए होता है, लेकिन जब दूसरे देश ऐसा करते हैं तो यह गलत कदम होता है। एस जयशंकर ने कहा कि जिस तरह से देश के लिए हमें एक व्यवस्था की जरूरत होती है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि देशवासियों की वजह से ये आयोजन सफल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सदन के माध्यम से देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में हमने राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। जो राष्ट्रीय चेतना है ये राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के कुछ नेता अपनी सीट से उठकर सवाल पूछने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा। जब वो नहीं माने तो स्पीकर ने सदन को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ पर बयान दिया और इसे एक सफल आयोजन बताया। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों के कुछ सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने को कह दिया। इस हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन से बाहर आने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता हूँ। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत ये थी कि जिनकी मृत्यु हुई उन्हें प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं देते हैं। ये नया भारत है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में महाकुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि वो महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी इसकी प्रति भावनाएं हैं और अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री ने एक तरफा बयान दिया और सदन से चले गए। बेहतर होता कि महाकुंभ पर बड़ी चर्चा होती। नेताजी की सरकार में महाकुंभ हुआ, अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी हुआ और इन सरकारों में महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छे और भव्य तरीके से हुआ। दुख की बात है कि इस बार महाकुंभ में भगदड़ मची, लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री को सदन में बताना चाहिए था कि महाकुंभ में कितने लोग लापता हुए, कितने लोगों की मौत हुई और उनके परिवारों के लिए सरकार क्या करेगी, और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने लंबे समय बाद राज्यसभा में भाषण दिया। उनकी तरफ से राज्यसभा में मनरेगा योजना का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि एक सुनियोजित तरीके से इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये तक आरोप लगाया कि गरीबों को समय रहते अपना वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसमें लगातार देरी हो रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा योजना को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। लंबे समय से इस योजना के लिए सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। सच्चाई तो यह है कि इसके बजट में 4,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। सोनिया ने आगे बोला कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली की अनिवार्यता ने भी कई चुनौतियों को जन्म दिया। सोनिया ने इस बात का भी जिक्र किया कि मनरेगा एक ऐतिहासिक कदम था जिसे मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब मनरेगा को लेकर मोदी सरकार को घेरा गया है। समय समय पर कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है, उनकी तरफ से आरोप भी लगते रहे हैं। इसी कड़ी में अब सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। उन्होंने भी मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। बता दें कोरोना टाइम में आम लोगों को मनरेगा ही काम आया था। जो मोदी इसको कोसते थे, मजाक बनाते थे, वही लोगों का पेट भर रहा था और अब सोनिया गांधी ने राज्यसभा में आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कैग नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति केवल कार्यपालिका और प्रधानमंत्री द्वारा करने की मौजूदा प्रथा को संविधान का उल्लंघन घोषित किए जाने की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान NGO का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बेंच के समक्ष दलील दी कि सवाल संस्था की स्वतंत्रता का है। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों जहां भाजपा की सरकार है उसमें CAG द्वारा ऑडिट रोके जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल के दिनों में CAG ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायालय ये निर्देश दे कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक स्वतंत्र और तटस्थ चयन समिति के परामर्श से और पारदर्शी तरीके से की जाए। चुनाव से पहले का रीति रिवाज शुरू हो गया है। बिहार में इस साल चुनाव है और ED ने एंट्री मार दी है।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी मामले में पटना के बैंक एंड रोड स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी। राबड़ी देवी मंगलवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती भी हैं। दोपहर 1 बजे के बाद ईडी दफ्तर में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। बता दें, सुबह 10 बजे से ईडी दफ्तर के बाहर राजद समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। राजद समर्थकों ने नारेबाजी भी की। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में चुनाव होने वाला है और जहां जहां चुनाव होता है वहां बीजेपी इस तरह की हरकतें करती है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अति पिछड़ों के उत्थान के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के चलते राबड़ी देवी ईडी ऑफिस पहुंची हैं। लालू जब किंग मेकर थे तो उन्होंने घोटाले दर घोटाले किए। पूरा परिवार न्यायिक प्रक्रिया के लपेटे में है। बता दें, जमीन के बदले जमीन मामला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस से पृथ्वी पर लौट रही। उनकी धरती की तरफ सफर शुरू हो गया है। सुनीता 9 महीने का समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद भारतीय समय के हिसाब से बुधवार तड़के धरती पर आएंगी। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की वापसी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन क्राफ्ट से हो रही है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ के माहौल से तालमेल बैठाने में कुछ समय लग सकता है। स्पेस में 9 महीने तक जीरो ग्रेविटी में रहने से पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में चलने में कठिनाई होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कुछ घंटों में यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत होनी है। इस बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जेलेंस्की ने कहा, हर दिन लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ही इस युद्ध को खींच रहे हैं। एक हफ्ते से पुतिन पर यह दबाव बनाया जा सका है कि वो युद्ध विराम के प्रस्ताव पर हामी भरें। बता दें, इससे पहले पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत में यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर राजी हो चुका है। इजरायल की सेना का कहना है कि वो गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इस हमले में हुई नुकसान के बारे में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में कम से कम 330 फलस्तीनी मारे गए हैं। आईडीएफ का कहना है कि वो हमास के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहा है। बता दें, 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से गजा में ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। गजा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.